हाय। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते अपने सी प्रोग्रामिंग को। और लास्ट टाइम मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था और यहाँ पे ये चीज़ें हटा देता हूँ मैं, ये यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने लास्ट टाइम पर देखा था और ऑपरेशंस देखे थे कि कुछ आपको एग्जीक्यूट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे जो कि है इनपुट कैसे लेना है। अभी तक तो हम लोग ए और बी में खुद की वैल्यू असाइन कर रहे थे। दैट मीन्स यहाँ पे 5 डाला, अगर चेंज करना है दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे a प्लस बी का कोई एक लॉजिक बनाया है। आज कोशिश करूँगा एक दो एग्जाम्पल पे काम करने की, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पे ही काम कराऊंगा जिससे आपका भी इंटरेस्ट आएगा कि एक्चुअली में प्रोग्राम से हमें बनाना क्या है। आज कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ और नेक्स्ट टाइम पे यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या एग्जाम्पल और किस टाइप से प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको हमें सॉल्व करना होगा बाय यूजिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले और बात करते हैं कि इस 5 की जगह पे क्या हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, और यूजर से इनपुट लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, उन चीज़ों पे आज हमें काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से ये रन हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट 5 है। अब चूँकि अगर आपने प्रोजेक्ट बना के हैंड ओवर कर दिया, लाइक आप कोई वेबसाइट देख लो तो वहाँ पे आपको कोई कोड नहीं दिखता है ना। जब कोड नहीं दिखता है तो आप कोड में आके तो चेंज नहीं करेंगे। अगर मुझे अभी यहाँ पे 8 लिखना है तो मैं यहाँ पे तो कर सकता हूँ, बट ये जब फाइनल प्रोडक्ट होगा यूज़र के लिए अवेलेबल होगा तब तो कोड वहाँ पे दिखता नहीं है। इसलिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि यूज़र बाहर से इनपुट दे सके और वो आपके प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट कराया जा सके। तो अगर इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमको यूज़र इनपुट बनाना होगा। और यूज़र इनपुट कैसे बनता है अभी के लिए वो समझते हैं। देखो जैसे प्रिंटफ क्या होता है, आउटपुट देने के लिए टर्मिनल पे हमको आउटपुट मिलता है। अगर हम इसको रन करें तो आप देखोगे कि हमें टर्मिनल पे आउटपुट मिलता है ये। अब हमको इनपुट चाहिए। एक बार के लिए मैं इन सबको इंट कर देता हूँ, और हमें इनका इनपुट चाहिए। इसको भी हमें %d करना होगा क्योंकि अब हम सारा प्रोग्राम ठीक है। तो अभी ये परफेक्ट है, चल रहा है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे आप देखो कि मैं चाहता हूँ कि ए के अंदर ऑटोमेटिक यूजर इनपुट दे सके। यूजर इनपुट दे सके उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है जिस तरीके से आप आउटपुट के लिए प्रिंटफ यूज करते हैं उसी तरीके से आपको यूज करना होगा स्कैनफ। स्कैनफ एक फंक्शन है और इसको आप यूज करेंगे सेम एज इट इज़ जैसे आप प्रिंटफ यूज करते थे। और चूँकि आपको एक इंटीजर वैल्यू लेनी है तो यहाँ भी आप क्या कर देंगे, %d कर सकते हैं, देन यहाँ पे कॉमा कर सकते हैं और यहाँ पे a इंटर करेंगे और ये केवल असाइनेबल होगा। अब देखो इतना करने से आप इनपुट ले सकते हो, बट इसमें थोड़ी सी एक गलत है। जब भी आप इनपुट लेंगे तो जो आप प्रिंटअप बनाते हो वैसे ही स्कैनअप बनाना होगा। स्कैनअप क्या करता है, इनपुट लेने का काम करता है। और यहाँ पे जब आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, एंड को यूज करना है। अब एंड क्यों यूज करेंगे इसको हम लोग बाद में थोड़ी देर बाद इसी लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूँगा, बट अभी के लिए आप मान लो कि जब आप इनपुट ले रहे होंगे तो वहाँ पे आपको एंड यूज करना पड़ेगा। देन आप जैसा नॉर्मली आप डिफ़ाइन करते हैं उसी तरीके से डिफ़ाइन करके रखेंगे। तो अगर अब मैं इसको रन कराऊँ यहाँ पे Ctrl+Shift+N से, तो आप देखेंगे कि ये कुछ भी नहीं मांग रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। वहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं पे, यस यहाँ पे 54 हमने इंटर किया, देन इंटर किया तो यहाँ पे क्या आया, 56 आ गया है। आपको ये दिख नहीं रहा था क्योंकि ये एक्चुअली में
प्रोग्राम आएगा और यहाँ पे रुक जाएगा। जो आप वैल्यू दोगे वो इस वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगा और इसमें असाइन होने के बाद आपका आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको फिर से रन करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे y, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, यहाँ पे रुका हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 5, अगर मैं यहाँ पे 5 इंटर करता हूँ तो ये देखो आप, यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, 7। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कैनफ क्या कर रहा है, एक वैल्यू ले रहा है और फिर इस वाले वेरिएबल में असाइन कर रहा है। अब अगर आपको यहाँ पे ना कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका सोल्यूशन देखना है, तो सिंपली एक यहाँ पे ना प्रिंटफ यूज कर लीजिए। यहाँ पे एक प्रिंटफ यूज कर लीजिए, इसको हटा देते हैं। एक प्रिंटफ यूज करते हैं, एंटर अ नंबर। ठीक है, हमने एक यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि स्कैनफ जब भी चलेगा उसके पहले एक प्रिंट इंटर अ नंबर का मैसेज आना चाहिए। तो आप इसको यहाँ पे रन करो तो देखो अब क्या रहा है, इंटर अ नंबर, और यहाँ पे आपसे नंबर मांग रहा है। अब मैं जो भी नंबर यहाँ पे दूंगा वो नंबर कहाँ पे सेट हो जा रहा है, ए वेरिएबल में, और फिर यहाँ पे सी में a+b ऐड हो जा रहा है और इसके अंदर स्टोर होने के बाद सी को ये प्रिंटफ हमारा जो फंक्शन नॉर्मल वाला था वो इसको प्रिंट कर दे रहा है। इसी तरीके से अगर आपको बी में भी वैल्यू चाहिए तो बी में भी वैल्यू चाहिए तो आप सेम चीज़ यहाँ से जिस तरह ये है आप इसको लिखना, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। जितना अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कोडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आते हैं और अब की बार इसमें क्या कर देते हैं, बी असाइन कर देते हैं, बी असाइन कर देते हैं। तो अब आप चाहो तो ये भी हटा सकते हो, ये भी हटा सकते हो। तो इंटर अ नंबर यहाँ पे भी मांगेगा, या इंटर अ सेकेंड नंबर ऐसा भी लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर। तो अब इस पे जो आप डालेंगे वो बी को असाइन हो जाएगा और दोनों का एडिशन हो जाएगा। अभी हम लोग एडिशन कर रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं क्या। तो ठीक है, इसको भी रन करके देखते हैं। तो ये हमसे पहला नंबर मांगा, इंटर अ नंबर, हमने दिया 6, इंटर किया तो यहाँ पे फिर से मैसेज आ रहा है इंटर अ सेकेंड नंबर। वो कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो सेकंड नंबर में हमने दे दिया 4 और जब अब इंटर करेंगे तो आप देखो दोनों का एडिशन होकर 10 आ गया। दैट मीन्स अब हमें कोड में नहीं चेंज करना है, कोड एग्जीक्यूट होगा, सामने से ये इनपुट ले लेगा और उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देगा। दैट मीन्स अब ये प्रोग्राम यूनिवर्सल बन गया, आप किसी भी नंबर का एडिशन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी और फार्मूला लगा के उस चीज़ को परफॉर्म किया जा सकता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि अब ये जो इंट ए है या इंट बी है ये सिंपली एक डिक्लेरेशन का काम कर रहे हैं और डिक्लेयर आपको करना है तो आप सिंपली ए कॉमा बी भी कर सकते हैं और ऐसे केस में आप चाहो तो ये हटा सकते हैं, ए कॉमा बी कर सकते हैं और यहाँ पे अब इंटर नंबर ए और इंटर नंबर बी, यानी कि अलग अलग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लाइन में भी कॉमा के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं और ये आ जाएगा इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। तो आई होप आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इनपुट लेना है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ होती है, इनपुट आप ले सकते हैं बाय यूजिंग स्पेस। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ही परसेंटाइल डी और परसेंटाइल डी कर दूँ, देन यहाँ पे एक और कॉमा लूँ और एंड बी कर दूँ, एंड बी कर दूँ और इस लाइन को हटा दूँ, इंटर नंबर्स। अब हमने लिखा इंटर नंबर्स, ऐसा कुछ कर दूँ तो भी ये वर्क करेगा एज इट इज़ जैसे पहले कर रहा था। अब क्या होगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये मांग रहा है इंटर नंबर्स। आप चाहो ना तो इसको यहाँ से इंटर करके दोबारा नीचे जाके नंबर इंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 6 और देन ये दोबारा हमसे एक नंबर मांग रहा है और इस पे दिया मैंने
4 और जब हम फिर से एंटर करेंगे तो ये हमको क्या दे दे रहा है 10। दैट मीन्स आप 1 लाइन ऑफ कोड में भी इनपुट वैल्यूज ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर इन दोनों को एक ही प्रिंटफ के अंदर प्रिंट भी करना है तो वो भी किया जा सकता है। और वो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आते हैं, जैसे एक मान लो ए और बी में क्या आया उसको आपको प्रिंट करना है, सी को भूल जाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू परसेंटाइल डी और फिर से यहाँ पे लिख देते हैं बी इक्वल टू परसेंटाइल डी। और जैसे हमने ऊपर किया है ना, कॉमा के बाद फर्स्ट वेरिएबल ए और कॉमा के बाद सेकंड वेरिएबल बी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इस कोड की तो कोई वैल्यू नहीं रह गई, आप चाहो तो इसको कमेंट कर लो, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करें तो क्या होगा, यहाँ पे रन किया, इंटर नंबर्स लिया। आप देखो नंबर जब इस टाइप से ले रहे हैं तो चाहे तो यहीं पे ले सकते हैं, लाइक हमने 5 दिया, स्पेस दबाया और 6 दिया, देन इंटर किया तो आप देखो a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6 यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। दैट मीन्स आप 1 लाइन में मल्टीपल इनपुट भी ले सकते हैं और मल्टीपल आउटपुट भी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, आपको एक चीज़ मैंने बोली थी कि भाई जब स्कैनफ करोगे ना तो एंड यूज करना। अगर एंड नहीं यूज करते हैं तो क्या होगा, या फिर अगर यही सेम चीज़ यहाँ पे है, चलो मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे एक और प्रिंटअप बनाते हैं। यहाँ पे एक मैसेज मैं प्रिंट कर देता हूँ। देखो ये तो प्रिंट होगा जो आप वैल्यू दोगे, उसके बाद इनका एडिशन है तो यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू अब क्या आएगी ये देखना है, तो इसके लिए हमें दूसरा एक प्रिंटअप लगा देना है, या इसी के साथ भी आप लगा सकते थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा दिया कि भाई परसेंटाइल डी दे दो और इसके आगे कॉमा कर दिया सी, ठीक है ना। तो अब हमारी जो टोटल वैल्यू आएगी, पहले तो ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद टोटल वैल्यू में दोनों का एडिशन प्रिंट हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे भी अगर हम एंड यूज कर दें तो क्या होगा। अब एक बार मैं आपको आउटपुट पहले दिखा देता हूँ इसका। तो फर्स्ट वैल्यू हमने दिया 5 और स्पेस दे के 6, इंटर किया तो देखो ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 6 और टोटल वैल्यू इक्वल टू 11 आ रहा है। आप इसको अगर लाइन ब्रेक करना चाहते हो तो यहाँ पे \n आपको पता ही है। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमने दिया 5, वहाँ पे नहीं देना है, टर्मिनल पे देना है, तो यहाँ पे देंगे 5 और 6, इंटर। तो अब देखिए a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 और टोटल वैल्यू इक्वल टू 11 आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पे एंड यूज कर लें तो क्या होगा, जिस तरीके से एंड यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना। तो ठीक है, इसको यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आएगा एंड क्यों यूज करना है और क्यों नहीं यूज करना है। तो देखिए एक वार्निंग तो आई, एक वार्निंग भी आई, बट प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम डालते हैं 5 और यहाँ पे डालते हैं 6, इंटर करते हैं तो आपको अब जो टोटल वैल्यू पहले मिल रही थी यहाँ पे 11 और अब आपको मिल रहा है कोई एक अजीब सा नंबर जो कि सही भी नहीं है। तो देखो होता क्या है ना, होता क्या है कि जब हम इंट a या b को लेते हैं तो देखो हमारे सिस्टम में क्या होता है कि मेमोरी होती है। मान लो कि एक बहुत सारे इस टाइप्स के बॉक्स बने हुए हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। जो हमारी मेमोरी होती है उसी के अंदर तो डेटा स्टोर होगा। कुछ भी डेटा आप लिख रहे हो वो कहीं स्टोर हो रहा होगा। तो जैसे ही इंट ए आप डिफाइन करते हो तो एक स्पेस ये एलोकेट कर लेता है, जो कि मैंने आपको बोला था 2 बाइट का होता है। तो वो आपकी मेमोरी में से कहीं पे भी जाके इंट ए के लिए स्पेस अलॉट हो जाएगा
और उसी स्पेस के अंदर आप जो वैल्यू डालोगे वो स्टोर होगा, क्योंकि वैल्यू या डेटा कहीं तो स्टोर हो रहा होगा और स्टोर आपकी मेमोरी में होगा। तो मेमोरी में इस तरह से बहुत सारे आपके पास स्लॉट्स बने होते हैं। अब इस स्लॉट में जैसे ही आपने इंट ए डाला तो ये इस स्लॉट में से कोई एक स्लॉट ए के लिए असाइन हो गया, इसी तरीके से कोई एक स्लॉट बी के लिए असाइन हो गया। अब जब डेटा डालते हो आप ए तो वो आके इस वाले स्लॉट पे स्टोर हो जाएगा। बट सिस्टम को ए को कभी भी रीड करना होगा तो कैसे रीड करेगा? यहाँ तो बहुत सारे स्लॉट्स हैं। तो क्या होता है कि इन सारे स्लॉट का एक एड्रेस भी क्रिएट होता है। दैट मीन्स जब आप ए वेरिएबल जैसे ही क्रिएट करते हो तो वो मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट करता है और उस स्पेस का भी एक एड्रेस असाइन हो जाता है कि कभी भी ए को कॉल करना होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि ए इस पूरी मेमोरी स्ट्रिप में किस जगह रखा है? तो उसका एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस से ही इस वाले डेटा को कॉल किया जा सकता है, ए वाले वेरिएबल के डेटा को। तो जैसे ही आपने ए क्रिएट किया वो एक स्पेस एलोकेट किया और उस स्पेस का भी एक एड्रेस हुआ जिससे सिस्टम को कभी भी ए को रीड करना होगा तो वो उसी एड्रेस को कॉल कर लेगा, तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो आ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ही आप ए या एंड यूज कर रहे हैं तो एंड क्या देता है? उस मेमोरी का एड्रेस देने लगता है, ना कि उस मेमोरी का डेटा देने लगता है। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट केवल सी यूज कर रहे थे तो सी का डेटा रिटर्न होके आ रहा था, और जब आप एंड यूज कर रहे हैं तो सी का डेटा नहीं रिटर्न होके आ रहा है। सी मेमोरी में किस एड्रेस पे रखा है वो एड्रेस रिटर्न होके आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सी प्लेन लिखते हो तो आपको उस मेमोरी का डेटा रिटर्न होके आएगा, और अगर एंड सी लिखते हैं तो सी का एड्रेस वो मेमोरी में किस जगह पे रखा हुआ है वो एक एड्रेस रिटर्न होके आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रिंटफ की बात। अब अगर हम स्कैनफ की बात करें तो स्कैनफ में क्या होता है कि जैसे ही आपने इंट ए असाइन किया तो अब क्या होगा, ये एक स्पेस क्रिएट कर देगा, और चूंकि उस पर डेटा भी नहीं रखा हुआ है तो जब आप स्कैनफ कर रहे हो और ए लिख देंगे तो ए किस एड्रेस पे स्टोर होना है सिस्टम को नहीं पता रहेगा, इसलिए आप एंड लिखते हैं। तो एंड का मतलब हो गया कि आपने अगर वैल्यू इंटर की 5 तो ये 5 को लेगा और ए के एड्रेस पे जाके स्टोर कर देगा। अगर आप एंड नहीं लिखते हैं तो एड्रेस नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप स्कैनफ में क्या करते हैं, एंड लगा देते हैं वो, जिससे जो भी आपने डेटा लिया ये उस डेटा को लेता है और जो आपने वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल के एड्रेस पे चला जाता है और उस एड्रेस में जाके डेटा को स्टोर कर देता है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी कि हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है, उसी एड्रेस से डेटा रीड किया जा सकता है और राइट किया जा सकता है। आप उसको प्रिंटअप पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको एड्रेस मिलेगा, उसका डेटा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिंटअप में हमें चूँकि डेटा प्रिंट करना है तो हम लोग केवल वेरिएबल असाइन करते हैं, बट उस वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है तो उसके साथ एंड लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उसका एड्रेस पता चल जाता है सिस्टम को कि ये जो वेरिएबल है ये मेमोरी में किस जगह पे रखा हुआ है। तो ये क्या करता है, उसी जगह पे जाके डेटा को स्टोर कर देता है। तो ठीक है, आई होप आपको आज इनपुट भी समझ में आ गया है, आउटपुट भी समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उस पर काम करेंगे, ताकि आपको भी एक कनेक्टिविटी मिलेगी कि आखिर प्रोग्राम बनाना ही क्यों है, लिखना ही क्यों है। और उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा एडवांस चीज़ों पे चलेंगे। अब हमारी चीज़ें कुछ आपको बेसिक्स आइडिया लग गए हैं कि प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। देन अब हम लोग छोटे छोटे टास्क बनाएंगे और उनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस आएंगी, उनको मैनेज करते हुए चलेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज।